Assalamu alaikum everyone. Myself Dr. Abdul Rahman Amjad. I am second year MBBS student at King Edward Medical University, CEO of Spark MDCAT and chemistry head at Medexcel. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है that is orientation in electrophilic substitution reaction. अच्छा, ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है जो डायरेक्टिव इफेक्ट के नाम से भी पेपर में पूछा जाता है. ठीक है, डायरेक्टिव इफेक्ट. अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताओ कोई ऐसा ग्रुप कि इसका डायरेक्टिव इफेक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए क्या होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक ही चीज है. आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को कोई ऐसा ग्रुप, दुनिया का कोई भी ग्रुप आ जाए, उसको देख करके आप फौरन बता दोगे कि अगर ये ग्रुप पहले से बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है तो डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में, एक और सब्स्टिट्यूशन के केस में आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा या मेटा पोजीशन पर जाएगा. इस लेक्चर के अलावा कोई और लेक्चर लेने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी. जितने ग्रुप्स दुनिया में अवेलेबल हैं, सारे ग्रुप्स के बारे में बता दूंगा कि इनमें से कौन सा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. देखो, एमडीकैट के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको जो सारी प्रोविंसी किताबें दे दी गई हैं उन्हीं में वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बाउंड होकर रह जाए. ऐसा वो कभी नहीं करते. वो हमेशा ये देखते हैं कि क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और क्लोजली रिलेटेड थिंग्स जो हैं उनको आप कैसे टैकल कर पाते हो. इस लेक्चर के बाद वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें वो हमारे जिम्मे हो जाएंगी. आपके जिम्मे सिर्फ ये रहेगा कि आपने एंड तक हमारे साथ रहना है और इसको अच्छे तरीके से जो हम बताएं आप उसे फॉलो करना है. अच्छा, देखो अब बात सुनो. जब हम बेंजीन रिंग पर पहली सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, हमें पता है कि बेंजीन रिंग जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है. तो जो बेंजीन रिंग है, इस पर जब पहला इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है तो पहला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसी भी पोजीशन पर लग सकता है. पहला इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल एक्स पॉजिटिव है तो ये बेंजीन की 6 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर लग सकता है. वो चाहे तो इस पोजीशन पर इधर लग जाए, ठीक है, वो चाहे तो कहीं पर इधर इस पोजीशन पर लग जाए. प्रोडक्ट सेम है, कोई आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप, पहले से एक ग्रुप लगा हुआ हो और फिर कोई एक दूसरा ग्रुप वाई आ जाए, ठीक है, कोई और इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो उसके लिए अब पॉसिबिलिटीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लग सकता है. अच्छा, ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखो बच्चों, ये लेविस एसिड की मौजूदगी में होगा. लेविस एसिड की मौजूदगी में या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की मौजूदगी में. लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं. अच्छा, अब ये वाई जो है, अगर ये वाई इधर लगेगा इस जगह पर तो बात कुछ और होगी. अगर ये वाई नया इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पर लगेगा तो बात कुछ और होगी. अगर यही वाई हमारे पास इस पोजीशन पर लगेगा, इधर लगेगा, तो बात कुछ और होगी. ये तीनों आपस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं. ये तीनों आपस में बच्चों पोजीशन आइसोमर है. आज तक किसी बंदे ने लेक्चर के अंदर नहीं बताया आपको एमडीकैट के कि ऑर्थो, मेटा और पैरा आपस में क्या है. दीज आर पोजीशन आइसोमर्स. बच्चों, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा. होप सो अगर कोई इस टॉपिक में से एमडीकैट के अंदर कभी जिंदगी में किसी ने किसी पेपर सेट ने नया सवाल बनाया तो वो ये सवाल बनाएगा कि ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या है आपस में. दीज आर पोजीशन आइसोमर्स. बच्चों, ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर्स होते हैं. अच्छा, अब यहां पर आप मेरी बात सुनो, गौर से देखो. जो पहला सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था वो क्या था, ये एक्स था. ठीक है, ये एक्स था. अच्छा, इसको मैं अगर नाम दूं 1 का, इसके कार्बन को नाम दूं मैं 1 का, ठीक है, कार्बन 1, ये है 1 और दिस इज 1. नंबरिंग करना स्टार्ट करूं, जहां से मेरा दूसरा सब्स्टिट्यूट पास में पड़ेगा उसे मैं कम नंबरिंग दूंगा, तो दिस इज नंबर 2. तो 2 पोजीशन जो है, 2 पोजीशन, ये मेरे पास ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है. ठीक है, इसे क्या नाम देंगे, ऑर्थो पोजीशन. अच्छा, 2 से अगली 3 पोजीशन, 3 पोजीशन को बच्चों नाम देते हैं मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन. फिर ये देखो, ये 2, ये 3 और ये 4 पोजीशन. ये जो 4 पोजीशन है बच्चों, इसको नाम देते हैं पैरा पोजीशन का, पैरा पोजीशन का. अच्छा, अब देखो, आप लोग कहोगे कि सर आप तो चलते चलते यहां तक तो आ गए, ठीक है, आपने इन 4 पोजीशंस को तो डिस्कस कर लिया. यहां पर ये पहला सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था, आपने ये बता दिया कि ये ऑर्थो है, ये बता दिया कि ये मेटा है, ये बता दिया कि ये पैरा है. आपने बता दिया कि 2 को ऑर्थो बोलना है आपने, ठीक है, 3 को आपने मेटा बोलना है, ये भी आपने बता दिया. 4 को आपने पैरा बोलना है, ये भी आपने बता दिया. लेकिन हम 5 को क्या बोले और हम 6 को क्या बोले. देखो, अब मेरी बात सुनो. ऑर्थो हमने क्यों बोला कि ये जो पहला कार्बन नंबर 1 लगा हुआ था या पहला सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था, इसके सबसे पास में जो पोजीशन थी उसको हम ऑर्थो बोलेंगे. ऑर्थो की डेफिनेशन ही यही है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसके चाहे लेफ्ट साइड पर या चाहे राइट साइड पर कोई भी पोजीशन मौजूद है, दोनों पोजीशन को हम ऑर्थो बोलेंगे. तो पोजीशन नंबर 2 इज ऑर्थो, पोजीशन नंबर 6 इज आल्सो ऑर्थो. ठीक है, 2 and 6 पोजीशंस आर ऑर्थो पोजीशंस. ठीक है, फिर उसके बाद अगली पोजीशन, उसके बाद अगली पोजीशन, 2 के बाद थर्ड वाली पोजीशन, या अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो यहाँ पे ये 5th पोजीशन बनेगी. तो 3 और 5 पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन. बच्चों, ये वाला सवाल 3 and 5 पोजीशन इज मेटा पोजीशन, ये एमडीकैट के अंदर पास पेपर्स के अंदर सवाल आ चुका है, याद रखना. पढ़ाते हुए कोई नहीं बताता, अक्सर लोग
जो है इसको इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, ये पास पेपर्स वो देख के नहीं बैठे होते। अच्छा, फिर एक ही पोजीशन बाकी हमारे पास बचती है, फोर्थ पोजीशन, एंड फोर्थ पोजीशन इज पैरा पोजीशन बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर हमें गौर करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर गौर करने की ये जरूरत है कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशंस आर 2 इन नंबर। ऑर्थो पोजीशंस कितनी है तादाद में, 2 है, 2 इन नंबर है। मेटा पोजीशन तादाद में कितनी है, दे आर 2 इन नंबर, 2 है तादाद में। ये भी सीधा सीधा आपके एमसीक्यूज पूछेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ पैरा पोजीशन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर कितनी होती है, तो आपने बताना है कि पैरा पोजीशन इज 1 इन नंबर, पैरा पोजीशन इज 1 इन नंबर, पैरा पोजीशन इज 1 इन नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपसे परसेंटेजेस पूछेगा, बताओ कि ऑर्थो पोजीशन की परसेंटेज कितनी है, मेटा पोजीशन की परसेंटेज कितनी है, पैरा पोजीशन की परसेंटेज कितनी है। तो देखो बताओ, देखो टोटल पोजीशन हमारे पास बच्चों कितनी है, टोटल पोजीशन है हमारे पास 5, टोटल पोजीशन है हमारे पास 5। छठी पोजीशन पे तो क्योंकि पहले से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर एक पहले से सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है x, बाकी पोजीशन कितनी बचती है 5, कितनी पोजीशन बचती है 5। अब उन 5 में से 2 पोजीशन है बच्चों ऑर्थो, 2 पोजीशन है मेटा और 1 पोजीशन है पैरा। परसेंटेज बनाओ ऑर्थो पोजीशन की, अगर मैं परसेंटेज बनाऊं ऑर्थो की, तो ऑर्थो कितनी है 2, टोटल पोजीशन कितनी है 5, मल्टीप्लाई बाय 100%, कितनी 40% पोजीशन मेरे पास ऑर्थो है। मेटा की बात करूं तो टोटल मेटा पोजीशन कितनी है 2, टोटल पोजीशन कितनी है 5, मल्टीप्लाई बाय 100%, टोटल पोजीशन कितनी आ गई 40%। पैरा पोजीशन की बात करूं तो पैरा पोजीशन एक ही है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर, टोटल पोजीशन है 5, मल्टीप्लाई बाय 100%, कितनी आ गई 20%। तो हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर 40% ऑर्थो पोजीशंस है, 40% मेटा पोजीशंस है और 20% पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो अब देखो, जब भी हमारे पास इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है बच्चों, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है, तो अब देखो वो 3 तरह के प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है। कोई वाई इलेक्ट्रोफाइल एक नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है, कोई वाई इलेक्ट्रोफाइल एक नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। अब हम ये जान चुके हैं कि पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 ऑर्थो पोजीशंस है, ठीक है। पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 मेटा पोजीशन है और पोजीशन नंबर 4 क्या है, पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आइसोमेरिक, जो कौन से आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो देखो, अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 6 पर लगे, पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 6 पर लगे, तो हमारे पास ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पर लगे या लगे पोजीशन नंबर 5 पर, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 4 पर लगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा। तो अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑर्थो पर बनने की क्या है, 2 है, 2 आउट ऑफ 5 है, 2 आउट ऑफ 5 है। यहाँ पर मेटा पर प्रोबेबिलिटी बनने की क्या है, 2 आउट ऑफ 5 है, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पैरा प्रोडक्ट बनने की क्या है, 1 आउट ऑफ 5 है, 1 आउट ऑफ 5 है। तो सबसे कम प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए बच्चों, पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये थ्योरी हमें ये सजेस्ट करती है। और हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए, ऑर्थो एंड मेटा प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी भी ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, आइए इस चीज की लॉजिक को समझते हैं। ये बातें आप लोग सिर्फ थ्योरी पर आप लोगों के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली ये बातें ठीक नहीं है। प्रैक्टिकली क्या बात है, इसकी जो लॉजिक क्या है कि ऑर्थो मेटा और पैरा ये एक जैसे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बनते, इसी की रीजन, इसी का नाम डायरेक्ट इफेक्ट है, इसी का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ओरिएंटेशन इफेक्ट है या ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस बात की लॉजिक को समझते हैं, आ जाओ। अच्छा देखो, हम 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हैं। हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जहां पर हम X यूज कर रहे थे, यहाँ पर एक हम जो है सब्स्टिट्यूएंट OH ग्रुप यूज करते हैं, ठीक है, और एक हम सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं NO2, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन मैं सेम चीज के साथ करवाता हूं, Cl2 के साथ। दोनों का रिएक्शन मैं करवाता हूं सेम चीज के साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। अब ये Cl2 के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे कैटालिस्ट FeCl3 लेना पड़ेगा, ठीक है, FeCl3 लुईस एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब OH के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, लॉजिक की भी बात नहीं कर रहा। लॉजिक इसके बाद समझाऊंगा कि इसकी लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ रिजल्ट्स देखो, जब मैं फिनोल का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाता हूं, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर अटैक होता हुआ नजर आएगा, कार्बन नंबर 2 पर अटैक होता हुआ नजर आएगा और अटैक कार्बन नंबर 6 पर होता हुआ नजर आएगा। क्या लॉजिक है, अभी समझाऊंगा, लॉजिक के बगैर कुछ नहीं बताऊंगा। देखो NO2 जो है, जब NO2 लगा होगा, NO2, ठीक है, जब NO2 लगा होगा तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही होगी, ठीक है, वो कहां पर मिल रही होगी, वो इधर मेटा पोजीशन पर 3 पोजीशन पर मिल रही होगी, यहां पर लग रहा होगा, या फिर 5 पोजीशन पर लग रहा होगा, या 5 पोजीशन पर लग रहा होगा, ठीक, सॉरी 5 पोजीशन ये रही, ये 5 पोजीशन पर लग रहा होगा इधर, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, ये है मेटा पोजीशन। ये दोनों पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो। अच्छा, पैरा प्रोडक्ट भी इसी केस में बनेगा, OH के केस में बनेगा, OH के केस में पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक ऑब्जर्वेशन कर लूंगा, कि जब फिनोल OH ग्रुप लगा हुआ था, तब कौन से प्रोडक्ट बन रहे थे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन रहे थे, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बन रहे थे। लेकिन जब NO2 मैंने लगाकर देखा तो मेटा प्रोडक्ट बने। कौन से प्रोडक्ट बने, मेटा प्रोडक्ट बने। ऑर्थो प्रोडक्ट कौन से हैं, ये देखो, ये कार्बन नंबर कौन सा है, कार्बन नंबर 2.6 प्रोडक्ट, ठीक है, और 4 प्रोडक्ट जो है वो क्या है, पैरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका कार्बन नंबर पैरा कौन सा होगा, 4 होगा।
अच्छा मेटा प्रोडक्ट कौन सा है 3,5। बच्चों ये 3,5 एमडीकैट में आ चुका है, हो सकता है कि अगली बार 2,6 पूछेगा वो कौन सा होता है, ऑर्थो होता है। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं, ये पोजीशन आइसोमर्स है आपस में। अच्छा ये चीज हमने ऑब्जर्व किया कि जब OH ग्रुप लगा हुआ था तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जा रहा था, जब NO2 लगा हुआ था तब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर 3,5 पोजीशन पर जा रहा था। इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक ये है कि ये जो पहले से लगा हुआ ग्रुप है मेरे पास, पहले से लगा हुआ OH ग्रुप है, पहले से लगा हुआ NO2 ग्रुप है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेज रहा है OH ग्रुप, और NO2 जो लगा हुआ है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को फोर्स कर रहा है कि वो मेटा पोजीशन पर जाए। कैसे फोर्स कर रहा है इसकी लॉजिक आओ देखते हैं। देखो जब हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, जब मेरे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो OH ग्रुप ऐसे लगा हुआ है इस तरह से। हम जानते हैं इधर ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये लोन पेयर का होना, सिग्मा बॉन्ड का होना और इधर से पाई बॉन्ड का होना, ठीक है। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये एक बहुत बढ़िया रेजोनेंस स्कीम है, ये एक बहुत बढ़िया रेजोनेंस स्कीम है, ठीक है। अच्छा ये ऑपरेट करवाएगी मेसोमेरिक इफेक्ट को। अच्छा देखो होगा क्या, यहां से ये लोन पेयर ये इधर नीचे उतरना चाहेगा, ठीक है। क्यों नीचे उतरना चाहेगा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड डिफ्यूज्ड या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो फिर क्या होगा, ये जैसे ही ये लोन पे इधर से नीचे उतरा, ठीक है, ये देखो लोन पे नीचे उतरा तो मतलब यहाँ पर एक पहले बॉन्ड था और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो OH हो जाएगा इस तरह से। अच्छा ऑक्सीजन के यहाँ पर बॉन्ड हो गया 3, जब 3 बॉन्ड हो तो उस पर आ जाएगा एक अलग पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से इस जगह से ये वाला पाई बॉन्ड उठ करके इधर आया है, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड इस तरह इंटैक्ट रहेंगे। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां पर आ रहा है, OH की बिल्कुल साथ वाली पोजीशन पर आ रहा है, लेफ्ट पे बिल्कुल साथ वाली पोजीशन पर आ रहा है, जो कौन सी पोजीशन बनती है, ऑर्थो पोजीशन। इस नेगेटिव चार्ज ने जो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आया है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन, जिससे क्या होगा, ऑर्थो का प्रोडक्ट बनना आसान हो जाएगा, ऑर्थो पर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी बच्चों। अच्छा आगे देखो मेरी बात सुनो। अच्छा ये चार्ज यहाँ पर स्टिल नहीं रहेगा, क्यों स्टिल नहीं रहेगा? क्योंकि स्टैटिक चार्ज इज ऑलवेज अनस्टेबल। इसकी एग्जांपल इस तरह से लोग आपको एक बॉडी देकर खड़ा कर दीजिए, आप कितनी देर तक ठहरे रहोगे? आप ज्यादा देर आधा घंटे ठहरे रहोगे, 1 घंटा ठहरे रहोगे। लेकिन अगर आपको और साथ आपका दोस्त हो, थोड़ी देर 5 मिनट आप पकड़ो, थोड़ी देर वो पकड़े, तो हो सकता है इस तरह पूरा दिन भी चला लो। तो चार्ज अगर एक जगह पर ठहरा रहेगा, एक ही कार्बन के ऊपर ठहरा रहेगा, इलेक्ट्रॉन बोझ है उसके ऊपर, वो जब दूसरे कार्बन के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि वो काम ज्यादा देर तक आसानी से चला लें, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन को घुमा दे रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, इस तरीके से होगा। अच्छा अब देखो ये देखो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारे पास, इस तरीके से बनेगा। ये पाई बॉन्ड इधर नीचे आ गया था, ये वाला पाई बॉन्ड इधर ऐसे ठहरा हुआ था, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड 3 है, जब भी बॉन्ड बढ़ता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड घटता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। देखो यहाँ पर बॉन्ड घट रहा है, यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, टोटल बॉन्ड 3 है, तो इस पर बॉन्ड घटा है, बॉन्ड घटने से क्या हुआ, कम होने से क्या हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज आया। समझ आ गई बात की? अच्छा कि बॉन्ड कम हुआ ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करेगा ना, है ना। अच्छा अच्छा 3 बॉन्ड जब हुए, 3 बॉन्ड जब हुए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं उसके पास, उसको कम कैसे करेगा, थ्रू पॉजिटिव चार्ज ना, है ना, लॉजिक है ना। अच्छा अब देखो आगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरना चाहेगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस जगह पर, ठीक है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस जगह पर, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर वैसे का वैसा है, और डबल बॉन्ड OH और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे मौजूद है। अच्छा देखो अगले स्टेप में अब क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ये होने वाला है कि ये नेगेटिव चार्ज उतर कर इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारे पास, इस तरह से बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा। देखो यहाँ से बॉन्ड ऊपर चला गया है तो OH हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बच्चों बात ये है कि देखो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, ये देखो ये इधर से अगर काउंटिंग में शुरू करूं तो ये पोजीशन नंबर है 2, ठीक है। अच्छा ये पोजीशन नंबर 2 है, तो ये पोजीशन नंबर 3 है, ये पोजीशन नंबर 4 है। पोजीशन नंबर 4 पर, पोजीशन नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और फिर यहाँ पर देखो ये पोजीशन नंबर 6 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, ऑर्थो पोजीशन है। ये बच्चों कौन सी पोजीशन है, ये बच्चों पैरा पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो देखो नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो के ऊपर। तो इससे क्या मतलब हुआ कि OH ग्रुप जो है, ठीक है, इट इज सेंडिंग नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को भेज रहा है कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये नेगेटिव चार्ज को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर भेज रहा है, फोर्स कर रहा है, यानी इट इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन का लवर होगा, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसी वजह से OH का रिएक्शन जब हमने Cl2 के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो प्रोडक्ट कौन सी बन रही थी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन रही थी। क्यों? क्योंकि आने वाले Cl पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा नजर आ रही थी एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। देखो मेटा पोजीशन, ये देखो ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा है OH के केस में, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर गया और रिएक्टिविटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हमें नजर आई। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, बात क्लियर हो गई। अच्छा OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पर भेजा, रिंग के अंदर भेजा, ये बात याद रखनी है। OH ग्रुप ने
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां भेजा, रिंग के अंदर भेजा। देखो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है रिएक्टिविटी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर जाएगी तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की बढ़ जाएगी। ऐसे OH की तरह के ग्रुप जो है आपके बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। कहां पर बढ़ा देते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, मेटा पोजीशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मेटा पोजीशन पर इसका कोई इफेक्ट बच्चों नहीं होता। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे NO2 की। NO2 के केस में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है हमारे पास, नाइट्रो। नाइट्रो के केस में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। और मेटा प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमने क्या रखा था, 3,5 प्रोडक्ट्स, 3,5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये देखो ये NO2 का स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये इधर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो इस जगह पर अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन के मुकाबले है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वो कौन खींच कर लेगा, वो ऑक्सीजन खींच कर लेगा। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो देखो NO2 क्या नया बिहेवियर कर रहा है, OH ने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर दिए थे, लेकिन NO2 क्या कर रहा है, रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, यानी रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो क्या कर देगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। देखो अब कैसे कम करेगा, देखो ये इफेक्ट देखो ऑपरेट होने लगा है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, अच्छा अब ये देखो ये N है, ठीक है, ये देखो ये चार्ज इधर चला गया ऐसे। अच्छा, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लिए, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो गई डेफिशिएंसी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों, डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑलरेडी कम है, बॉन्ड ऑलरेडी कम है, 3 बॉन्ड है कार्बन के, लेकिन 3 बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी है। पिछले केस में क्या हो रहा था कि जब 3 बॉन्ड में कार्बन नजर आ रहे थे तो ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए नजर आ रहा था कि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था हमारे कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे छीन लिए गए हैं, जबरदस्ती छीन लिए गए हैं उससे, उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो मजबूरन उस पर क्या चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। क्लियर हो गई बात आपकी। अच्छा, यहाँ पर लेकिन इधर ऑक्सीजन के केस में देखो, इधर ऑक्सीजन के केस में बच्चों इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, डिप्राइव तो नहीं हो रहा ना वो, है ना, बात क्लियर होगी, सेंस बनती है, ओके। अच्छा, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ठहरा क्या है, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज इज ऑलवेज अनस्टेबल, ये चार्ज मूव करना चाहेगा, कैसे मूव करेगा, देखो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड मूव करेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड मूव करके इधर आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड देखो, जब पाई बॉन्ड मूव करके इस जगह पर आएगा तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, ये सिचुएशन में बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देखो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, पहले पाई बॉन्ड इधर मौजूद था, ठीक है, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर O नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, ये जो कार्बन है इधर वाला, ठीक है, इसके ऊपर एक वैलेंसी कम है, ठीक है, एक वैलेंसी कम है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अच्छा, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे ये है कि सीन के अब ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा इस जगह पर, तो देखो क्या होने जा रहा है, ये इधर ऐसे, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ये नाइट्रोजन ये वापस कर देगा रिंग को, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ठहरे ठहरे भी थक गया है ना, ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, वापस आना ही है ना उसने, ठीक है। तो अब ये देखो, अब क्या होगा, अब ये देखो, अब ये स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बन गया, यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर गौर करने की बात ये कि NO2 ने क्या खेल खेला, इसने ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज भेजा, ठीक है, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज भेजा, ठीक है, फिर ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज भेजा, तो इट इज सेंडिंग पॉजिटिव चार्ज, इट इज सेंडिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या आप कहो इट इज सेंडिंग पॉजिटिव चार्ज, या इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से ले रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन, नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन, ना ही OH ने मेटा पोजीशन को इफेक्ट किया, ना ही NO2 कर रहा है, ठीक है। OH ने क्या किया था, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लवर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास NO2 वो क्या कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से नफरत करेगा, और मजबूरन कहां जाएगा बच्चों, मजबूरन वो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, वो उसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव होता है ना बच्चों, ठीक है, E पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव चार्ज कहां नजर आ रहा है, उसे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पर नजर आ रहा है, वहां से वो रिपेल होगा और मजबूरन कहां जाएगा, मेटा पर। इसी वजह से NO2 ने फोर्स कर दिया है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन। बात क्लियर हो गई, इससे बढ़कर कोई कंसेप्ट नहीं समझा सकता आपको, बात क्लियर है। ऑर्थो एंड पैरा कब बना, किसकी वजह से बना, क्यों बना, मेटा क्यों बना, कैसे बना, क्लियर है बात, सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई बातें। अच्छा अब मेरी बात सुनो,
अब ये तो थे OH ग्रुप और NO2 ग्रुप, ठीक है, मैंने सारी बातें समझा दी। देखो OH ग्रुप क्या कर रहा था, हम इस बात को रिपीट कर लेते हैं। NO2 ग्रुप क्या कर रहा था, हम इस बात को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक बात OH ग्रुप की तो याद हो गई कि वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और NO2 कैसा ग्रुप है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। देखो कंपैरिजन करवा देता हूँ। OH ग्रुप क्या कर रहा था, ठीक है, OH ग्रुप क्या कर रहा था, ठीक है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और NO2 क्या कर रहा था, दैट वाज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, जो आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पर इंक्रीज कर रहा था, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। और NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा था कहां पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दोनों इफेक्ट क्या कर रहे थे, आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कर रहे थे, लेकिन फर्क क्या था, OH ग्रुप इंक्रीज कर रहा था और NO2 ग्रुप डिक्रीज कर रहा था। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब देखो इसका भी मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं था, नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन, नो इफेक्ट ऑन मेटा, इसका भी नो इफेक्ट ऑन मेटा, नो इफेक्ट ऑन मेटा, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पर इफेक्ट था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर इंक्रीज कर रहा था, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। और यहां पर रिएक्टिविटी क्या थी, रिएक्टिविटी कैसी थी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया, इलेक्ट्रॉन को डिप्राइव कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है रिंग के अंदर। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। अच्छा, अब देखो आगे फर्दर क्या होगा, ये सिर्फ ये हमारे पास ग्रुप्स जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स यहाँ पर जो है हमारे पास महदूद नहीं है, हमारे पास और भी है, ठीक है, हमारे पास और भी ग्रुप्स। अच्छा देखो, जब OH ग्रुप बेंजीन के अंदर लगा होगा, रिएक्टिविटी बढ़ गई है, रिएक्टिविटी बढ़ गई है, तो देखो जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, OH ग्रुप की रिएक्टिविटी बढ़ा दी है, तो एक और Cl भी आकर यहाँ पर जुड़ सकता है, एक और Cl भी आकर यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, Cl Cl ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट हमें इकट्ठा देखने को मिल सकता है। या ऐसे हो सकता है कि दोनों ऑर्थो पर भी लगे हुए और पैरा पर भी लगे हुए, तीन तीन सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर NO2 बच्चों लगा हुआ होगा ना, NO2 लगा होगा, ठीक है, NO2 लगा होगा, तो ये यहाँ पर Cl एक मुश्किल से आकर लगेगा, ठीक है। ये दूसरा Cl लगना यहाँ पर, ये दूसरा Cl लगना ये नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि देखो उसकी रीजन ये है कि रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आएगा तब जब उसे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो नजर आए, रिंग्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो नजर आए। पहले तो वो एक बार बहकावे में आ गया NO2 के, तो उसने कहा कि देखो ऑर्थो गंदा है, पैरा गंदा है, तो चलो मेटा पर आ जाओ। उसने देखा कि भाई मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है जितनी नॉर्मल बेंजीन रिंग में होती है, ठीक है, कोई बढ़ के तो नहीं नजर आ रही। ऑर्थो एंड पैरा के केस में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा के अंदर ज्यादा थी, OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को अच्छा बनाकर दिखा रहा था, अच्छा बनाकर दिखा रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वो तो NO2 के केस में एक इलेक्ट्रोफाइल उसके झांसे में आ गया, दोबारा क्यों आएगा, उसको तो नॉर्मल बेंजीन में जितनी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर मिल रही है, वो तो न्यूट्रल है वहां पर। लेकिन OH ग्रुप के केस में क्या था, नेगेटिव चार्ज बकायदा हमें नजर आ रहा था, तो जिसकी वजह से OH ग्रुप के केस में पोली सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगी, पोली सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगी, पोली सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगी। तो याद रखना बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के केस में हमें पोली सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी, जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के केस में हमें सिर्फ जो है एक सब्स्टिट्यूशन और हमें हो सकती है। पहले एक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर हुई भी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेगा। इसके अलावा और दो मेटा पोजीशन पर जो है हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर नहीं लगेगा, सिर्फ एक मेटा पोजीशन पर आकर लगेगा। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। अच्छा, एक मैंने एग्जांपल OH से समझा दी, एक एग्जांपल मैंने NO2 से समझा दी। अब मैं जितने आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताऊंगा सबकी कहानी वही होगी, जितने मैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताऊंगा सबकी कहानी NO2 जैसी होगी, याद रख लो। क्लियर है बातें? अच्छा, सबको आपने इन्हीं पैराए में देखना है। अच्छा देखो, हम एक और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, हेलोजेंस का, ठीक है, हेलोजेंस का ग्रुप, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ पर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है Cl। अब इस Cl के ऊपर या कोई भी हेलोजन है, तीन तीन लोन पेयर होते हैं हेलोजन के ऊपर। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, आगे स्ट्रक्चर चेंज होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, Cl यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ये, और इस तरह से आगे जिस तरह OH में हमने चलाया सारा सिस्टम वैसे चलेगा। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज में लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जस्ट मिनट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर आया ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो सारा सिस्टम आगे वैसे चलेगा जिस तरह OH ग्रुप के अंदर चला, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमें ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा, मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई, ठीक है। सारा इसके केस में ऐसे ही होगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर इस जगह पर आपका NH2 ग्रुप लग जाए, NH2 ग्रुप लग जाए, ये लोन पेयर है उसके ऊपर, सारी कहानी OH जैसी चलेगी, सारी कहानी OH जैसी चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से NHR लग जाए, ठीक है, NHR लग जाए, ठीक है, NR2 लग जाए, NR2 लग जाए, ये सारी कहानी वैसे चलेगी, ठीक है। OH की जगह SH लग जाए, लोन पेयर है सल्फर के ऊपर, ठीक है, OH हम डिस्कस कर चुके। इस तरीके से OR लग जाए, ठीक है, OR लग जाए। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ये ग्रुप लग जाए OCOR,
ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ग्रुप लग जाए। देखो यहाँ पर लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सारी कहानी OH ग्रुप से चलेगी। ऑर्थो एंड पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटा पर कोई चार्ज नहीं आएगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है ना? ओके, बहुत अच्छा। फिर इस तरीके से हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये ग्रुप्स लगेंगे, सारी कहानी OH ग्रुप जैसी चलेगी। ऑर्थो एंड पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये बात क्लियर होगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है, उसको भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा के अंदर ये हेलोजन का कुछ स्पेशल केस है, ये मैं एंड पे समझाता हूँ आपको। अच्छा, अब देखो NO2 ग्रुप जब है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है जहां पर, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप है? मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इस तरह NO2 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N ये ग्रुप लग जाए, C ट्रिपल बॉन्ड N ये ग्रुप लग जाए। अच्छा, इसी तरीके से C डबल OH ग्रुप लग जाए, इसी तरीके से CHO ग्रुप लग जाए, इसी तरीके से COR कीटोन ग्रुप लग जाए, ठीक है, इसी ये वाले ग्रुप लग जाए अगर, ठीक है, तो ये क्या है? ये मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ वाला कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सारी NO2 वाली कहानी चलेगी, सारी NO2 वाली कहानी चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर CN लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और सारा का सारा ये सिचुएशन, ये कहानी चलेगी जो NO2 के अंदर हमें देखने को मिली, ठीक है। मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये सारी कहानी ऐसे चलेगी। अच्छा, कुछ यहाँ पर भी एक दो स्पेशल केसेस है हमारे पास, ठीक है, उनको हमें डिस्कस करना है। एक हमारे पास NR3 पॉजिटिव का केस है, ठीक है, ये मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक CCl3 ग्रुप है। ये CCl3 ग्रुप है, ये कोई टीचर अपने लेक्चर के अंदर नहीं बताता होता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो ग्रुप है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? PTB की समरी के अंदर लिखा हुआ है, कोई और टेक्स्ट बुक कहीं पर नहीं लिखती, लोग समरी पढ़ना गवारा नहीं करती। CCl3 का ग्रुप ये आ जाता है, CF3 का ग्रुप या CCl3 का ग्रुप, ये आपकी PTB की समरी के अंदर लिखा हुआ है। समरी में उसने CCl3 लिखा है, लेकिन CF3 भी अगर आ जाए तो वो भी मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। ये ग्रुप मैंने डिस्कस करने एज अ स्पेशल केस, ठीक है। बाकी आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में पूरा समझा चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में एक हेलोजन का ग्रुप डिस्कस करना है और एक अल्काइल ग्रुप का केस डिस्कस करना है मैंने, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात को समझने की करो कोशिश। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ, देखो। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक जो है सभी के केस में काम नहीं करेगी, ठीक है, जहां तक काम करेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपके कोई MCQ में गलत नहीं होने दूंगा। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जितने भी हैं मेरे पास, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जितने भी हैं, जैसे OH है, ठीक है, OH है, ठीक है, या जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये है NH2 है, ठीक है। तो ये देखो, इनमें सिचुएशन ये है, इनमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसे मैं बोल देता हूँ की एटम, इसे मैं बोल देता हूँ की एटम। ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन क्या है? की एटम है, ये की एटम है। अच्छा, दूसरी तरफ मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स में ले आता हूँ, मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स में ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप से मेरे पास जैसे NO2 है, NO2 है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। अच्छा, अब देखो इनके अंदर जो की एटम्स है बच्चों वो कौन से हैं? यहाँ पर ये नाइट्रोजन की एटम है, यहाँ पर ये कार्बन की एटम है, ये की एटम है, ये की एटम है। अच्छा, अब ये देखो, अगर की एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स बच्चों क्या होंगे? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ये नेगेटिव चार्ज भेज रहे होंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अरे क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकेंगे, क्योंकि पीछे से खींचने वाला कोई नहीं है, पीछे कमजोर ग्रुप बैठे, पीछे कमजोर ग्रुप बैठे। अच्छा, लेकिन यहां पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एटम से जुड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है की एटम से खींच लेंगे, अब फिर की एटम को मजबूरन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर नजर आ रहा होगा। समझ आ गई बात? ये शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, एक और सिचुएशन, अगर हमारे पास ये की एटम वाला केस हो ही ना, अगर हमारे पास की एटम वाला केस हो ही ना, हेलोजन हो, ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर एक ही एटम जुड़ा है और उसके ऊपर लोन पेयर है, अगर उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोन पेयर को अदर रिंग के अंदर भेज सकता है, रिंग के अंदर उतार सकता है। ये बात क्लियर हो गई? समझ आ गई? क्रिस्टल क्लियर है? कोई मसला? आज के बाद इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा आपको। अच्छा, अब देखो, कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे हमारे पास, जैसे आर ग्रुप है, मैंने बताया आर ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे आपको केस समझाना है थोड़ा सा NR3 का और CCl3 का, ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये दोनों, ठीक है। पहले आर ग्रुप का केस मैं आपको समझा दूं। देखो, आर ग्रुप के अंदर यहाँ पर क्या है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक से तो पता लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बता रही है, ये आर ग्रुप क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ये CH3 है। अब इसके अंदर की एटम क्या है? की एटम मेरे पास है इसके अंदर कार्बन, ठीक है, कार्बन, और साथ ही जुड़ा हुआ किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मेरे पास क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस ग्रुप को क्या होना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए। ट्रिक तो आपको बता रही है,
ट्रिक तो आपको बता रही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक लॉजिक समझते हैं। देखो लॉजिक इसके पीछे ये है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड वाले ये इधर दे देगा, ठीक है, ये अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। अच्छा, ये अब जब अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा होगा, जिसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये इधर वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये देखो, जब इसने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ पर साथ ही होगा, घूम रहा होगा यहीं पर साथ ही, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगी, जो पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, ये ऐसे ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये सारी कहानी ऐसी चलेगी जैसे फिनोल के अंदर चली थी, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अच्छा, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इधर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, और यहाँ पर ये H पॉजिटिव हमारा यहीं पर ही घूम रहा है पास में। अच्छा, ये अब नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, ये इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर एज ए नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर एज ए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और H पॉजिटिव हमारा यहीं पास में ही घूम रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, ये पाई बॉन्ड ये इसको हाइड्रोजन को वापस मिलेगा, ये हाइड्रोजन को इधर वापस मिलेगा, तो देखो ये स्ट्रक्चर दोबारा वैसे बन जाएगा जैसे था, ये स्ट्रक्चर वापस वैसे बन जाएगा जैसे था, ठीक है। ये इधर ऐसे आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड ये CH, क्योंकि हाइड्रोजन वापस आ चुका है, हाइड्रोजन वापस आ चुका है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, पैरा पोजीशन पर, फिर ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हाजिर है आपकी खिदमत में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ नाम ले दिया, ठीक है, लॉजिक थी, लॉजिक बता दिया आपको, नाम याद रखो ना रखो कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, आ जाओ आगे सुनो मेरी बात। अच्छा, अब केस है हमारे पास इन दो के, इसका और इसका केस, ये दो का केस है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और केस भी समझाना चाहता हूँ, ऑर्थो एंड पैरा मैं चाहता हूँ कंप्लीट कर दूं। देखो FCl Br और I ये कौन से ग्रुप है बच्चों, अभी हमने बताया कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये एज अ सिंगल की आइटम हमारे पास बेंजीन के साथ जुड़ते हैं और उनके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेंगे। लेकिन 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 बच्चों ये देखो, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है मेरे पास, यहाँ पर जो मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर अगर हेलोजन जुड़ता है तो यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव है, ये हाईली पार्शियल नेगेटिव है, ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव, वो हाईली पार्शियल नेगेटिव है। फ्लोरीन अपने ऊपर लोन पेयर होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, लेकिन कार्बन के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अलोंग द बॉन्ड डाइपोल 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 बनने की वजह से अलोंग द बॉन्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच भी रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच भी रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एक तो ये दिखाने के लिए तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, लेकिन अलोंग द बॉन्ड उनको वापस भी खींच रहा है, अलोंग द बॉन्ड उनको वो उससे ज्यादा वापस खींच रहा है, उससे देखो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेज रहा है, लेकिन रिंग के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ये बात समझ में आई? ये इसको यूं समझो कि मैं ऐसे करता हूं कि किसी बंदे को, ठीक है, किसी बंदे को दिखाने के लिए 1000 रुपए चैरिटी कर देता हूँ, 1000 रुपए उसे चंदा दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पास पहले 2000 रुपए थे, उसके पास पहले कितने थे, 2000 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 5000 थे, मैंने उसे जो 1000 चंदा कर दिया, ठीक है, लेकिन 1000 चंदा करने के बाद मैंने पीछे से उसे घर रात को डाका मार दिया, 2000 रुपए उसके लूट के ले गया, 1000 रुपए उसको देने का मुझे फायदा क्या हुआ, उसे तो उल्टा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। एक बंदे के पास 2000 रुपए थे, मेरे पास 5000 थे, मैंने 1000 रुपए उसे चंदा दे दिया, मैंने कहा ये लो तुम्हारे पास 3000 हो जाएंगे, लेकिन रात को उसे घर घुस के मैंने उसके 2000 रुपए चोरी कर लिए, उसे तो 1000 रुपए का नुकसान हो गया। फ्लोरीन बिल्कुल यही काम कर रहा है, फ्लोरीन बिल्कुल यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, फ्लोरीन कम कर रहा है, हालांकि है ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन ये 2 नंबर हरकतें कर रहा है यहाँ पर। क्लोरीन भी यहाँ पर ये 2 नंबर हरकतें करेगा, ब्रोमीन भी यहाँ पर ये वाली 2 नंबर हरकतें करेगा, आयोडीन भी यहाँ पर ये 2 नंबर हरकतें करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर टैग लग जाएगा मुनाफिक ग्रुप का, यानी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जस्ट लाइक मेटा ग्रुप। दिखने में कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप, दिखने में कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप, ठीक है, लग कैसे रहा है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, डीएक्टिवेटिंग। तो ऐसे को इसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स में जो हेलोजन के अलावा जितने हैं वो ऑल आर एक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज़ दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो सिर्फ चंदा करते हैं, वापस नहीं लेते, ठीक है, वो सिर्फ देते हैं, चैरिटी देते हैं, वापस नहीं लेते, लेकिन ये क्या कर रहा है, चैरिटी कर भी रहा है, वापस भी ले रहा है, उससे ज्यादा वापस ले रहा है, तो जिसकी वजह से हम क्या हेलोजन को कहेंगे कि हेलोजन आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देखो हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, दूसरा मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स जो है, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, उनमें एक्टिवेटिंग भी है, ठीक है, उनमें डीएक्टिवेटिंग भी है, डीएक्टिवेटिंग हेलोजन्स वाले हैं, ठीक है, और मेटा के अंदर ऑल आर डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। अच्छा, जो डीएक्टिवेटिंग है ऑर्थो एंड पैरा के अंदर वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है।
बाकी ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप जितने हैं, आर हो गया, ओ आर हो गया, ओ एच हो गया, NH2 हो गया, NRH हो गया, NR2 हो गया, SH हो गया, OR हो गया, OCOR एस्टर ग्रुप हो गया, ये सारे एक्टिवेटिंग है। ठीक है, मेटा के अंदर जितने हैं ऑल मेटा आर डीएक्टिवेटिंग, जैसे NR3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, CCl3 हो गया, ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, COR ग्रुप हो गया, इसी तरीके से साइनाइड ग्रुप हो गया, इसी तरीके से NO2 ग्रुप हो गया। ये सारे के सारे मेरे पास बच्चों क्या है, ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ग्रुप्स हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, ऑर्थो एंड पैरा और मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा में एक्टिवेटिंग भी है, डीएक्टिवेटिंग भी है। मेटा के अंदर सारे डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थो एंड पैरा के अंदर डीएक्टिवेटिंग कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी सारे ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई बात। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, अब हमने ये बात तो तय कर ली कि हमारे पास जो ग्रुप्स थे, ठीक है, वो क्या थे, वो दो तरह के, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा और मेटा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा के अंदर एक्टिवेटिंग भी है और डीएक्टिवेटिंग भी है। ठीक है, जबकि मेटा सारे क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि वो रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर बना दूं, यहाँ पर अगर मैं आपको एक ऑर्डर बना दूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको एक ऑर्डर बना दूं, ठीक है, इस ऑर्डर को समझो, ये है बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब ये बेंजीन रिंग से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसके ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, जिसके ऊपर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा, जिसके ऊपर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा, और वो भी कौन सा लगा हो, एक्टिवेटिंग लगा हो, चोरी ना कर रहा हो, असल में एक्टिवेटिंग हो। ठीक है, तो ये देखो यहां पर OH ग्रुप लगा दिया, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि ये एक्टिवेटिंग है। अगर ऑर्थो एंड पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाए, हेलोजन लग जाए, हेलोजन लग जाए, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, बेंजीन रिंग से कम है, क्योंकि Cl जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, चोरी ज्यादा कर रहा है, चैरिटी कम कर रहा है। ठीक है, और मेटा, मेटा तो वैसे ही खुलेआम डीएक्टिवेटिंग है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होंगे। अगर मेटा ग्रुप लग जाए तो वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये ऑर्डर याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, ये देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्थो एंड पैरा जो के हो एक्टिवेटिंग, जो के हो एक्टिवेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद बेंजीन, फिर उसके बाद वो ऑर्थो एंड पैरा जो डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, हालांकि है डीएक्टिवेटिंग लेकिन है तो ऑर्थो एंड पैरा ना, चलो काम तो चल रहा है ना कुछ दे तो रहे हैं ना। ठीक है, और NO2 वो है ही डीएक्टिवेटिंग। किसी के पास 2000 थे, वो तो सारा का सारा 2000 ले रहे हैं ना। ठीक है, ये चलो 1000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं ना, ये तो 2000 का नुकसान कर रहे हैं, सही है ना। तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर हो गई बात। ये ऑर्डर कभी जिंदगी में आपको नहीं भूलना चाहिए, ये ऑर्डर आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आखिर में दो ग्रुप्स मेरे पास बचते हैं, एक NR3 पॉजिटिव, ठीक है, और एक CCl3। ठीक है, अब इनके बारे में मुझे आपको बताना है कि ये ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे हैं। ये आज की आखिरी बात होगी, इसके बाद दुनिया का कोई ग्रुप आपको कभी परेशान नहीं करेगा, या आपको देखते ही बता दोगे कि भाई ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ठीक है, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो NR3 पॉजिटिव का केस है, ठीक है, या CCl3 का या CF3 का केस है, इसमें कोई रेजोनेंस जैसा सीन नहीं होगा, इसमें कोई रेजोनेंस जैसा सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अरीनियम आयन की स्टेबिलिटी पर थोड़ी सी बात होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ CF3 की, मैं बात करता हूँ CF3 की। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो अटैक हम तीन जगह से करवाने की कोशिश करते हैं। हम ऑर्थो पर भी अटैक करवाते हैं, मेटा पर भी अटैक करवाते हैं, पैरा पर भी अटैक करवाते हैं, और देखते हैं कहाँ का अटैक ज्यादा सुटेबल है, कहाँ का अटैक ज्यादा सुटेबल है। देखो, अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेरा, ठीक है, यहाँ पर आकर लगता है, इस जगह पर आकर लगता है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर आकर लगता है। ठीक है, दूसरा केस मेरे पास क्या है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है मेरा, वो आकर मेटा पोजीशन पर लग जाए। ठीक है, ऐसे हो जाए। और तीसरा केस मेरा ये है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेरा आकर यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर लग जाए, ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये CF3, आप यहाँ पर CCl3 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये तीन केस है, ये तीन केस पॉसिबल है ना मेरे पास, ऐसे। अच्छा, जब यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा एरिनियम में, और ये देखो ये बॉन्ड्स यहाँ पर होंगे। ये बात आप मैकेनिज्म बेसिक पढ़ चुके हो। अच्छा, देखो, जब ये यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा, तो इसके साथ इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, इधर डेवलप होगा। ठीक है, और जो मेरा बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स, वो इधर यहाँ पर मेरे इंटैक्ट होंगे। अच्छा, ये यहाँ पर जब मेरे इलेक्ट्रोफाइल लग रहे होंगे, तो इसके साथ वाली पोजीशन पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर मैं इधर लगाता हूँ तो मुझे जो है डबल बॉन्ड इस जगह पर यहाँ पर लगाने की जरूरत है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो ये इस तरीके से हमारा डिफरेंट अटैक्स पॉसिबल है। देखो, ये ऑर्थो पर अटैक पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये मेटा पर अटैक पॉसिबल है, यहाँ पर ये पैरा पर अटैक पॉसिबल है। देखना ये है कि स्टेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है, वो वाला अटैक फेवरेबल होगा। देखो, अच्छा, अब ये जो हमारे पास अरीनियम आयन है, अरीनियम आयन की अगर आप मेरे लेक्चर लोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है मेरे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस करता कैसे है, देखो, ये पाई बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये जब पाई बॉन्ड इधर इस जगह पर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी मेरे पास, ये सिचुएशन बनेगी, CF3, ये पाई बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, और ये देखो इलेक्ट्रोफाइल तो इधर लगा हुआ है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर इस जगह पर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये जब पाई बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट होगा,
ठीक है, ये इधर इस जगह पर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये CF3 आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरा H लगा हुआ है, यहाँ पर E लगा हुआ है, यहाँ पर 4 वैलेंसीज पूरी, यहाँ पर 4 पूरी, यहाँ पर 4 पूरी, यहाँ पर 4 पूरी, इस जगह पर 4 पूरी। पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आएगा बच्चों, ये इस कार्बन के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसीज कितनी है? 3 है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, पहले यहाँ पर CF3 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स वैसे इधर खेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये देखो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हो उसके पास पॉजिटिव चार्ज का होना, उसके करीब में पॉजिटिव चार्ज का होना, उसकी विसिनेज में, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज का होना स्ट्रक्चर को काफी अनस्टेबल कर देता है। तो जिसकी वजह से ऑर्थो अटैक इज नॉट रिकमेंडेड, ऑर्थो अटैक इज नॉट रिकमेंडेड, कभी रिकमेंड नहीं होगा, ऑर्थो अटैक कभी रिकमेंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यही सेम कहानी, यही सेम इसी तरह का सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पैरा के केस में भी बनेगा, पैरा के केस में भी बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज वहां पर CF3 के बिल्कुल पास में आ जाएगा, जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल। मैं बना के इससे नहीं दिखा रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप MCQs में अगर लॉजिक देना चाहो तो दे सको, ठीक है, आपने थ्योरी तो लिखनी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेटा जब होगा, मेटा हमारे पास, ठीक है, ये सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनेंगे पैरा के केस में। अच्छा, लेकिन मेटा के केस में कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आएगा, इस जगह पर नहीं आएगा जहां पर अब हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेटा की जो कंफर्मेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। यही सेम पॉसिबिलिटी इफेक्ट जो है वो NR3 पॉजिटिव के केस में भी ऑपरेट होगा, ठीक है। वहां पर भी हम देख रहे होंगे कि NR3 पॉजिटिव के करीब में पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो उसे अनस्टेबल कर देगा। अगर अटैक ऑर्थो एंड पैरा से हुआ तो मजबूरी है कि अटैक CF3 और NR3 के केस में कहां पर हो? मेटा पर हो, मेटा पर हो। तो जिसकी वजह से NR3 और CF3 हमारे पास मेटल रिएक्टिंग ग्रुप्स है। एक एक बात मैंने समझा दी, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे बाहर MD कैट के अंदर कुछ आ जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दुनिया की किसी एकेडमी में चले जाओ, दुनिया के किसी टेस्ट के अंदर बैठ जाओ, कोई आपके पास ऑर्थो एंड मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप आपको उठा के दे दे, कोई ग्रुप आपको दे दे और कहे कि बताओ इसमें से ये ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आप बता दोगे, ठीक है, तो आप बता सकते हो। क्लियर है बात? अच्छा, बाकी एक केस है थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है अगर आपसे पूछे, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेगा, जितना आपसे पूछेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पैरा जो है ना, पैरा पैरा, ठीक है, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है सबसे कम, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है सबसे कम, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है ऑर्थो एंड मेटा की, ऑर्थो एंड मेटा की, ठीक है। आपसे पूछे दिए गए स्ट्रक्चर्स में से एक पैरा स्ट्रक्चर दे दे, एक ऑर्थो स्ट्रक्चर दे दे, एक मेटा स्ट्रक्चर दे दे, और आगे कह दे कि ऑल हैव इक्वल, तो आपने आपसे सबसे कम ही पूछेगा और आपका लेवल इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपसे कहेगा कि बताओ इनमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसकी है, तो वो पैरा की है। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, ये देखो, अगर ये पैरा स्ट्रक्चर है मेरे पास, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना कैंसिल होगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होगी ना, या पैरा की डाइपोल मोमेंट 0 हो सकती है, कैन बी 0, ठीक है, या सबसे कम होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल फ्लोरीन लगा हुआ होता, एक तरफ Cl होता और एक तरफ इधर फ्लोरीन होता, तो कम तो है लेकिन नॉन जीरो है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछ लेगा। देखो नई चीजें मैंने आपको क्या बता दी, डाइपोल मोमेंट का बता दिया, पोजीशन आइसोमेरिज्म का बता दिया, एक एक ग्रुप की लॉजिक दे दी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डेमो लेक्चर अबाउट ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको मैंने माहिर बना दिया इसके अंदर। इंशाल्लाह ताला क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।